आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बाय शोइंग यू सम मॉडल्स। आई मे कम एंड आस्क यू व्हाट इज दिस, ये क्या है, और मे बी व्हाट इज दिस, ये चीज क्या है, और मे बी व्हाट आर दीज, ये चीजें क्या है। ठीक है ना। तो टू आंसर दिस यू विल फर्स्ट आस्क मी कि ये जो आप चीजें दिखा रहे हो इसमें जो स्टिक्स जैसी चीजें हैं ये क्या है। ठीक है ना। और ये जो बॉल्स दिख रहे हैं ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्टिक्स आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर की इस केस में ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और आपके जो ये रेड कलर के या सिल्वर कलर के डिफरेंट कलर के बॉल्स दिख रहे हैं दीज आर योर एटम्स। ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज दिस। You will say this is the arrangement of atoms in space. For this you may say it's a two-dimensional arrangement of atoms in space, or for this you may say it's a three-dimensional arrangement of atoms in space. ठीक है ना। तो इस चीज को बेटा बोलते हैं दुनिया में ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? इट्स द थ्री-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है ना। ये जो एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में कई चीजें आती हैं जैसे कि बॉन्ड लेंथ। देखो इस एटम और इस एटम के बीच में कितनी दूरी है। बॉन्ड लेंथ को डिटेल में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इन बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है ना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहां पे हम सिंपली बोलते हैं कि इन दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर ज्योमेट्री। ठीक है ना। दूसरा बॉन्ड एंगल, आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है। ठीक है ना। दैट इज द सेकंड थिंग यू कंसीडर इन योर ज्योमेट्री। देयर आर टू मोर थिंग्स दैट आर जनरली important in case of your geometry. One is called as dihedral angle and one is called as torsional angle. ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल केमिस्ट्री में डाइहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल का जो यूज है वो क्रिटिकल है लेकिन बहुत कम जगहों पे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डाइहेड्रल एंगल्स को आप पढ़ते हो इन योर कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, या फिर जब आप ओपन बुक स्ट्रक्चर पढ़ते हो ऑफ योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है ना। बट मोस्टली इस लेवल पे फॉर योर 11th 12th नीट जेई थिंग्स आपकी ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, आपका बॉन्ड एंगल। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स, इट्स 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, सो दिस 90 डिग्री बॉन्ड एंगल विल गिव यू द ज्योमेट्री ऑफ दिस, राइट। सो what is molecular geometry or what is shape of the molecule is the three-dimensional arrangement of atoms in space. ये जो तीन डायमेंशन में एटम्स का अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर विद इन ए मॉलिक्यूल, उस चीज को बोलते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ठीक है ना। ये ज्योमेट्री जो है ये हमें पता कैसे चलता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। आप पूछ सकते हो कि ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड एंगल्स, ये टॉर्शनल एंगल्स या ये डाइहेड्रल एंगल्स। ठीक है ना। हम अपनी डिस्कशन को सिंपल बनाने के लिए बॉन्ड एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बॉन्ड एंगल्स कैसे पता चलते हैं, तो उसका आंसर है बाय सम वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना। चाहे आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या फिर आपके डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। इन वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स से आप दुनिया में एक्सपेरिमेंटली आपकी जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो निकालते हो, यानी कि बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंगल्स वगैरह। समझ रहे हो? ओके, ये टेक्निक्स क्या हमारे घर में अवेलेबल है? आंसर इज नो, दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरीज, कॉलेज में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। अनलेस योर कॉलेज इज अ वेरी टॉप कॉलेज। ठीक है ना। बहुत कम यूनिवर्सिटीज में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। तो दैट मीन्स कि क्या हम ज्योमेट्रीज को फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हमने फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया हमें और हमें पूछा गया कि इसकी ज्योमेट्री बोल। Can we do that without spending crores of rupees to get those very highly sophisticated techniques in our laboratories? Answer is we can do that. ठीक है ना। How can we do that? By applying what is called as Westover theory. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्टिपर थ्योरी। वेस्टिपर थ्योरी आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में या फिर जो ज्योमेट्रीज आपको पता है उनको एक्सप्लेन करने में कारगर साबित होता है। ठीक है ना। सो व्हाट इज वेस्टिपर थ्योरी? इट्स अ थ्योरी दैट गिव्स यू or that explains or that predicts the geometries of the molecules. What is the geometry of a molecule? Three-dimensional arrangement of atoms in space. ठीक है। Now the question arises कि क्यों पढ़े हम geometries of molecules?
ठीक है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रीज? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले यू फर्स्ट सी शुड वी डू इट, व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ डूइंग इट, समझ रहे हो। तो आपका आंसर इसमें है ज्योमेट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव प्रॉपर्टीज टू द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आपके जो मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज होते हैं वो ज्योमेट्रीज पे डिपेंड करते हैं। कौन से प्रॉपर्टीज, फिजिकल या केमिकल? उसका आंसर है दोनों। आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटी ज्योमेट्रीज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। आप हमें पूछ सकते हैं फिर तो कुछ इंपॉर्टेंस इसकी समझाइए, ठीक है ना, हाउ ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट। तो हम आपको बोलेंगे कि वाटर में 3 एटम्स है, ठीक है ना। वाटर इज लाइक दिस H2O, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, ठीक है ना। इनको रखने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके जो हम सोच सकते हैं वेरी इजीली, वन ऑफ देम जो हमें लगता होगा, ठीक है ना, कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है। ये वाला कैसा स्ट्रक्चर है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है तो ऐसे शेप को, ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसे लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे कि अब इसमें देख सकते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑक्सीजन, दिस इज योर हाइड्रोजन एंड दिस इज योर हाइड्रोजन। तो ऐसा मॉलिक्यूल कैसा है? ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो। इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? इट्स 180 डिग्री। सो दिस कुड हैव बीन वाटर, बट एक्चुअली वाटर इज लाइक दिस। जो दुनिया में वाटर मॉलिक्यूल है वो ऐसा है, ठीक है ना। इज दिस लीनियर शेप? आंसर इज नो। आपसे अगर कोई पूछेगा हाउ कैन यू से दिस इज नॉट ए लीनियर शेप, आप बोलोगे ये जो एंगल है हमको दिख रहा है कि 180 डिग्री से कम एंगल है, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली फाउंड बाय दिस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंगल ऑफ 104.45 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं 104.5 डिग्री, ठीक है ना। नाउ इज दिस इंपॉर्टेंट? 104.5 डिग्री एंगल होने से क्या कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है? लेट अस सी एंड शो यू दैट अगर ये एंगल 104.5 नहीं होता, ये एंगल 180 होता, तो दुनिया में लाइफ पॉसिबल नहीं होती। लेट्स सी हाउ। देखिए यहां पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को फिर से अपना जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है, समझ रहे हो। तो ये आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। एक डायपोल मोमेंट, एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे है, दूसरे बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज mu1, दिस इज mu2, and of course these two dipole moments will be equal in magnitude with an angle of 180 degree in between। तो ऑब्वियसली हम सब वेक्टर से जानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी 0.0। तो सिंपल सी बात आपको याद क्या रखनी है कि वाटर अगर लीनियर होता तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होता, ये नॉन पोलर होता। लेकिन बिकॉज वाटर इज बेंट, ठीक है ना, इसमें लोन पेयर्स भी होते हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, ताकि हम जस्ट सिंपली इसका इंपॉर्टेंस सीख सकें कि डायपोल मोमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ज्योमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए आपका वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली दुनिया में कैसा है? दिस इज बैंड। देखो इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, बिकॉज इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट का एक डायरेक्शन ऐसे होगा, दूसरा डायपोल मोमेंट ऐसे होगा। सो यू हैव 2 डायपोल मोमेंट्स विद एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। क्या इस टाइम पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? आंसर इज नो, देयर विल बी अ रिजल्टेंट डायपोल लाइक दिस। ये रिजल्टेंट डायपोल कितना निकलता है? इट कम्स इक्वल टू 1.85 डी बाई। व्हाट डज इट मेक वाटर? इट मेक्स वाटर पोलर, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स का मतलब क्या होता है दुनिया में? 2 डिफरेंट ज्योमेट्रीज। बॉन्ड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री मींस लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना, एंड हैविंग ओनली 2 बॉन्ड्स देन इट्स कॉल्ड एज बेंट और वी शेप, ठीक है ना। तो इसका क्या फर्क पड़ा? इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस, ठीक है ना, इस वाले केस में इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 आता है, इस वाले केस में देयर इज अ नेट डायपोल मोमेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, समझ रहे हो ना।
इससे क्या हुआ, देखो इससे क्या हो जाता है कि बिकॉज इट हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट, इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. व्हाट इज दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना? जो कब होता है, जब आपका जो डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स का होता है वो बहुत हाई होता है. ठीक है ना? इसको डिटेल में पढ़ना है हमें. मे बी आपको ने ये लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये इट इज एक्चुअली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक्सट्रीम. ठीक है ना? आयोनिक बॉन्ड को छोड़ के. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक बात जो जरूरी आपको समझनी है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होना चाहिए. अनलेस द मॉलिक्यूल इज पोलर इट विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है ना? तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है. क्यों दिखाता है? बिकॉज इट हैज बैंड शेप. ठीक है ना? अभी तक का लेक्चर में हमने सिर्फ इतना देखा कि वाटर बैंड है, जिसकी वजह से इसका एक नेट डाइपोल मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है. ठीक है ना? सो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाटर शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बिकॉज इट इज बैंड. अगर वाटर लीनियर होता क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता? आंसर इज नो. उसके बाद आप पूछ सकते हो कि इससे क्या होगा, व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो इंपॉर्टेंट. तो वाटर की तो अमेजिंग प्रॉपर्टीज आपको पता है. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल वाटर का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट और सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट्स वेरी हाई. इसका मतलब क्या हुआ? वाटर को बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ाएं हम. ठीक है ना? वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है. Is it important in the world it is having such a high heat capacity? Answer is very much. Why? How? तो देखिए आपके ओशियंस हैं दुनिया में. ठीक है ना? कितने बड़े बड़े ओशियंस हैं, कितनी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं फिल्ड विथ वाटर. अगर वाटर का हीट कैपेसिटी कम होता, सन इज बीटिंग ऑन देम ऑल डे. ठीक है ना? पूरा दिन आपका जो सन है वो इन ओशियंस के ऊपर होता है, उनको हीट दे रहा होता है. तो अगर इसका हीट कैपेसिटी कम होता तो थोड़े से हीट को इंक्रीज, थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब कर लेते और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता. जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता तो एक्वेटिक लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती. जब एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब, ओनली नॉट दैट, बल्कि आपका जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना एवापोरेशन बढ़ेगा. एवापोरेशन बढ़ेगा तो वाटर वेपर्स जो यहाँ पे दुनिया में होते हैं वो बहुत ज्यादा होते. ठीक है ना? ऑक्सीजन से भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में होते. ठीक है ना? विच इज वेरी एब्सोल्यूट कंडीशन. तो वाटर वेपर्स ने हमें इतना ज्यादा क्यों नहीं सराउंड किया है जितना ऑक्सीजन ने किया है? उसका आंसर है बिकॉज वाटर हैज वेरी हाई हीट कैपेसिटी. और वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर क्यों दिखाता है? बिकॉज इट इज बेंट. ठीक है ना? एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट वन ऑफ द रीजन इज इट इज बेंट. अगर ये बेंट नहीं होता, अगर ये लीनियर होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हीट कैपेसिटी हाई नहीं होती, लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना? सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाटर के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं इन मास, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, वो गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर. इवन H2S जिसका मास वाटर से ज्यादा है, देयरफॉर लंडन डिस्पर्शन फोर्स इसमें वाटर से ज्यादा है. इसमें जो आपका इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. बट स्टिल, एंड दिस इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. एंड वाटर जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स कम है, it should have been a liquid at room it should have been a gas at room temperature having melting boiling point. ठीक है ना? even lower than that of your H2S. समझ रहे हो? लेकिन इसका boiling point is very high, 100 degrees Celsius, and it exists as a liquid at room temperature. And all the applications, or almost all the applications of water that we have on earth, ठीक है ना? वाटर को हम कैसे यूज करते हैं दुनिया में ज्यादा? in its liquid state. आप इमेजिन करते हैं वाटर लिक्विड ना होकर सॉलिड होता. ठीक है ना? या गैस होता एट रूम टेम्परेचर, इट मस्ट हैव बीन गैस. ठीक है ना? तो अगर ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर पे तो आप कैसे हाथ धोते? ठीक है ना? आप कैसे नहाते, कपड़े धोते? वाटर की जो इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, खाना पकाने से लेके आपके इंजन के कूलेंट्स को लेके, या वाटर एज अ सॉल्वेंट, there are innumerable applications. In which state of water? In its liquid state. Why water is a liquid and not gas? It should have been the gas. But water is liquid. Why? Because of hydrogen bonding. And why is hydrogen bonding in water? Because it is bent. तो वाटर बेंट है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर लिक्विड है. और इमेजिन करते इफ वी अगर हमारे पास दुनिया में लिक्विड वाटर नहीं होता तो लाइफ कैसी होती? लाइफ होती ही नहीं. समझ रहे हो? आपको यह भी पता है दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. आपके ओशंस में, ठीक है ना, जब बहुत सर्दी बढ़ जाती है तो बड़े बड़े आइसबर्ग्स बन जाते हैं. डू दे फ्लोट और डू दे सिंक?
अगर वो सिंक करते तो और वाटर जो है उसका आइस बन जाता, वो सिंक करता और वाटर, इवेंचुअली ऑल द वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस एंड एक्वाटिक लाइफ जो है वो खत्म हो जाती। लेकिन क्या हो जाता है कि ऊपर से आइस बन जाता है, नीचे पानी जो है लिक्विड स्टेट रह जाता है, इतना गर्म रह जाता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स कैन सर्वाइव। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपका जो सॉलिड होता है इसकी डेंसिटी जनरली लिक्विड से ज्यादा होती है, ठीक है ना, बट इन केस ऑफ वाटर लिक्विड, ठीक है ना, अराउंड दैट 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री के आसपास, इट इज हैविंग ग्रेटर डेंसिटी देन सॉलिड, ठीक है ना। आपका आइस वाटर पे फ्लोट करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है ना। एंड व्हाट गिव्स आइस दैट स्पेशल स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ बेंट शेप ऑफ वाटर। दैट मीन्स ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर सर्वाइविंग, all terrestrial organisms are surviving, all organisms are surviving because water is bent। समझ रहे हो? तो दिस इज वन एग्जांपल जिसमें हम समझ सकते हो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना क्रिटिकल है। यू मे कम एंड आस्क मे बी दिस इज इंपॉर्टेंट इन वाटर एंड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इन अदर मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो पूरी बायोलॉजी हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, that critically depends on structure। आपके ब्रेन से जो सिग्नल्स जा रहे हैं, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है ना। वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जिनके साथ उनको इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना, उनका भी एक पर्टिकुलर शेप होता है। जब वो कंप्लीमेंट्री शेप होगा तो आपकी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट कर पाती है एक दूसरे के साथ। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप ये समझ सकते हो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। आपका एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सबस्ट्रेट लो और कोई भी एंजाइम उसके ऊपर एक्शन करेगा। आप सबको जानता है, आप सब जानते हो दैट एंजाइम्स आर हाईली 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 स्पेसिफिक। व्हाट गिव्स स्पेसिफिसिटी टू दोस एंजाइम्स? इट इज द क्रिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ देयर एक्टिव साइट। जहां पे आपका सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम को, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट का कोई क्रिटिकल, कोई खास, कोई मखसूस, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा जो कंप्लीमेंट्री होगा विथ योर सबस्ट्रेट, ठीक है ना। लॉक एंड की जैसे होता है, लॉक एंड की इन द वर्ल्ड, इफ लॉक एंड की वर द मॉलिक्यूल्स, तो इज द शेप इंपॉर्टेंट? आंसर इज यस, क्योंकि जो लॉक का, जहां पे की आपके लॉक में घुसती है, ठीक है ना, तो उसका वही शेप होना चाहिए जो की का सामने से शेप होगा, तब जाके इनके बीच का इंटरेक्शन होगा, लॉक बंद होगा या लॉक खुल जाएगा। समझ रहे हो? इसी तरह बिल्कुल आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज बायोलॉजी, तो यहाँ पे थोड़े सा इसमें वैरायटी हो जाती है, मॉडिफाई हो सकते हैं शेप, लेकिन ओवरऑल आपका एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जो शेप्स होते हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, विच गिव स्पेसिफिसिटी टू दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल्स का जो शेप है, it's absolutely important। it's very important in your biology, in your even in your non-living world। समझ रहे हो? ठीक है ना। लाइफ इज सर्वाइव, लाइफ जो इतनी ब्यूटीफुली थ्रैश हो रही है आपके प्लेनेट पे, वो हो रही है बिकॉज ऑफ बेंट शेप ऑफ वाटर। आपके एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी जो है, इट्स बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक शेप्स, ठीक है ना, ऑफ देयर एक्टिव साइट्स, आपके सबस्ट्रेट्स के स्पेसिफिक शेप्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी स्टडी। ओके, अब हमने ये बता दिया कि आपका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से दुनिया में हम बता सकते हैं। वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती हैं, ठीक है ना, आम लोगों के पास, आम स्टूडेंट्स ऑफ साइंस के पास। तो कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे? यूजिंग वेस्पर थ्योरी। ओके, सो लेट अस सी व्हाट दिस वेस्पर थ्योरी इज। सबसे पहले हम इस वेस्पर वर्ड को एक्सपेंड करते हैं। दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फाइनली किस बात पे डिपेंड करता है? उसका आंसर सिंपली है, आपका शेप हमेशा डिपेंड करता है रिपल्शंस पे। योर रिपल्शंस इन द मॉलिक्यूल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें दो बॉन्ड्स, इज दिस द बेस्ट शेप और दिस इज द बेस्ट शेप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर वर नो लोन पेयर्स, ठीक है ना, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है, ये बेस्ट शेप है कि ये बेस्ट शेप, ठीक है ना। उसका आंसर है द बेस्ट शेप इज दिस। व्हाई? बिकॉज इफ यू कंपेयर द रिपल्शंस, इस वाले के केस में आपके जो दो बॉन्ड्स हैं वो एक 180 डिग्री पे हैं, एक दूसरे से काफी दूर हैं, ठीक है ना। जब एक दूसरे से काफी दूर हैं तो रिपल्शन मिनिमम है, रिपल्शन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। हमेशा एक मॉलिक्यूल एक ऐसी शेप इख्तियार करता है जिसमें इसके हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हो या कभी कभी जब लोन पेयर्स होते हैं तो चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, जब उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा दैट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है ना। ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द रिपल्शन। एक मॉलिक्यूल एक ऐसी शेप इख्तियार करता है जिसमें रिपल्शंस मिनिमम। आपका जो वेस्पर थ्योरी है उसने क्या बोला? व्हाट इज द बेसिक अंडरलाइंग स्टेटमेंट ऑफ वेस्पर थ्योरी? इट स्टेटेड दैट आपका जो मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री होता है, शेप होता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। ये आप जो देख रहे हो वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन सा पेयर हो सकता है? इट कैन बी अ बॉन्ड पेयर और इट कैन बी अ लोन पेयर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शंस पे डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर, लेकिन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फॉर एग्जांपल आपका वाटर या मीथेन से स्टार्ट करते हैं। आपका मीथेन कैसा है? उसका लिविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई वेस्पर थ्योरी यू शुड बी नोइंग लिविस स्ट्रक्चर्स। अगर आपको लिविस स्ट्रक्चर नहीं आता पहले आप वो सीखिए, उसके बाद आप वेस्पर थ्योरी आसानी के साथ सीख सकते हैं। दिस इज योर मीथेन। इस मीथेन में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 4। लोन पेयर कितना है? 0, ठीक है। इसके अलावा इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हिच मींस 4 पेयर्स। वाटर को देख लेते हैं। दिस इज द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है ना। उसमें हम सीधे डॉट डालते हैं, यहाँ पे हमने डॉट को रखा है ऑर्बिटल में, ठीक है ना। दीज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हम आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ पे क्या है देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स? 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर्स भी 2 हैं। तो वेस्पर थ्योरी ने बोला कि ये जो वाटर का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले स्ट्रक्चर इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सेंट्रल एटम। आपका सेंट्रल एटम जो है ना, उसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा, उसके अराउंड जो ज्योमेट्री होगी वही आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि हाइड्रोजन एटम के अराउंड कैसी ज्योमेट्री है, इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन के अराउंड कितनी ज्योमेट्री। सेंट्रल एटम आप पूछ सकते हो क्या होता है? देयर आर 2 थिंग्स इन वेस्पर थ्योरी, वन इज सेंट्रल एटम, वन इज सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम होता है विच इज सराउंडेड बाय 2 और मोर देन 2 एटम्स। एक ऐसा एटम जिसके बगल में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अमोनिया, अगर हाइड्रोजन को देखेंगे तो ये कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन के साथ। तो ये कैसा हो गया? सराउंडिंग एटम हो गया, सराउंडिंग एटम हो गया, सराउंडिंग एटम हो गया। ये नाइट्रोजन कितने एटम्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 1 2 3 एटम्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज द एटम दैट इज बॉन्डेड टू 2 और मोर देन 2 एटम्स। सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। For example, you have sulfuric acid. Yeah, maybe let's make methanol. ये आपका मेथेनॉल है। ये हाइड्रोजन कितने एटम्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन के साथ। तो सराउंडिंग एटम हो गया, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। ये सिर्फ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बन कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3 और 4 एटम्स के साथ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन 4 एटम्स के साथ आपका कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ, ठीक है ना। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दिस इज द सेंट्रल एटम। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स देयर विल बी अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री that will be defined around carbon,
ठीक है ना। ऑक्सीजन के केस में देयर आर टू एटम्स सराउंडिंग डायरेक्टली, कार्बन एंड हाइड्रोजन। Therefore आपका ऑक्सीजन जो है दिस इज ऑल्सो ए सेंट्रल एटम। जब सेंट्रल एटम है देयर विल बी ए ज्योमेट्री अराउंड दिस एटम, ठीक है ना। सो द ज्योमेट्री जो हम पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी में, इट्स डिफाइंड अराउंड ए सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? ओके तो क्या बताता है वेस्पर थ्योरी? ये बोलता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, वेस्पर थ्योरी कैसी थ्योरी है? ये कैसी थ्योरी है जो आपकी ज्योमेट्रीज को प्रेडिक्ट करता है। डज इट से एनीथिंग अबाउट बॉन्डिंग? आंसर इज नो। बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोलता, ये स्ट्रक्चर के लिए थ्योरी है। तो स्ट्रक्चर के लिए इसने बोला कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनके बीच में जो रिपल्शन होगा उस पर डिपेंड करेगी आपकी ज्योमेट्री। दैट्स व्हाई फ्रॉम द नेम वेस्पर थ्योरी कम्स, ठीक है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हमारी जो ये वेस्पर थ्योरी है इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट in 1940। ये तो आप प्रोनाउंस कर ही सकते हो, इट्स नॉट सिडविक, इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिजविक, ठीक है ना। डी जो इसमें है वो साइलेंट है। एंड इट वाज फर्दर रिफाइंड बाय नाइहोल्म एंड गिल्स्पी in 1957, ठीक है ना। तो वेस्पर थ्योरी में चार साइंटिस्ट का जो है बड़ा किरदार है। सिजविक, पोवेल जिन्होंने इनिशियली इस थ्योरी को दिया, और लेटर ऑन डिपेंडिंग ऑन द नीड दो लोगों ने, नाइहोल्म और गिल्स्पी ने इसको एक्सपेंड किया, इसको और ज्यादा बेहतर बनाया, ठीक है। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है? क्या बोला वेस्पर थ्योरी ने? पहली बात जो अभी हमने सीखी दैट ये जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है इट डिपेंड्स ऑन their repulsions between the electron pairs in the valence shell। यानी कि जो ज्योमेट्री होती है ये किस बात पे डिपेंड करती है? ये किस बात पे मुनहसर करती है? इस बात पे कि आपका जो वैलेंस शेल है सेंट्रल एटम का, इस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच के रिपल्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल determine the geometry of the molecule। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स में कौन कौन सा है? लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, ठीक है। दूसरी बात, रिपल्शंस कैसे होने चाहिए इन ऑर्डर फॉर अ मॉलिक्यूल टू सेटल इनटू सम पर्टिकुलर ज्योमेट्री। ये रिपल्शंस जो होने चाहिए देयर इट शुड बी मिनिमम, यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है ना, ऐसे एंगल्स बनाएंगे जिसमें उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो। समझ रहे हो? विच इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द बॉन्ड पेयर, दिस इज द सेंट्रल एटम, दिस इज अनदर वन। अगर मैं बोलूंगा ये मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो आप समझ सकते हो कि इसके बीच का जो रिपल्शन है वो कितना ज्यादा है। अगर मैं और भी एंगल को कम करूं तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बहुत नजदीक आ जाएंगे और रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम रिपल्शन एंड देयरफॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये क्या करेंगे? ये बॉन्ड एंगल बढ़ता रहेगा, ये बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर होते रहेंगे। जितना जितना बॉन्ड एक दूसरे से दूर हो रहे हैं उसका मतलब हुआ उतना उतना बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, और जितना जितना बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है उतना उतना रिपल्शन कम हो रहा है, और जितना रिपल्शन कम हो रहा है उतना जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो रहा है। समझ रहे हो? तो आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबिलिटीज, क्या ये पॉसिबिलिटीज मोस्ट स्टेबल? आंसर इज नो 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 एंड दिस। When it's at 180 degree, this is the most stable geometry. Why is this the most stable geometry? क्योंकि इस टाइम पे रिपल्शन मिनिमम होगा। तो वही इसका दूसरा पॉइंट था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल में उनके बीच में जो एंगल होगा वो ऐसा होगा कि रिपल्शंस मिनिमम हो जाए। समझ रहे हो? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वेस्पर थ्योरी की है, अगर आपको ये चीज आ जाती है तो फिर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स कॉल्ड एज स्टीरिक नंबर।
ये स्टेरिक नंबर के बहुत एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन सीधा ये है कि आप ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करते हो, और दूसरा इसमें ये भी एप्लीकेशन है, जब हम पढ़ेंगे अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो उसमें हम देखेंगे कि स्टेरिक नंबर से आप डायरेक्टली आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो स्टेरिक नंबर को हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और इस पे हम इसके एप्लीकेशंस को हम बहुत ही आसानी के साथ फिर अप्लाई जो है वो करेंगे। तो लेट अस सी, स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज surrounding the central atom। सेंट्रल एटम के अराउंड कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है BeCl2, दिस इज बेरिलियम, जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका लिव स्ट्रक्चर ये है, दिस इज BeCl2। ठीक है ना, इन मोनोमेरिक फॉर्म। तो BeCl2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कितनी है? 2, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, अब देखिए BF3, इसका जो लिव स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें आप देख सकते हो बोरान के अराउंड कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं? 3, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बोरान को सराउंड कर रही है। इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 3। अब अमोनिया को देखिए, इसका जो लिव स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। तो आपका जो स्टेरिक नंबर है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखनी है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो। लोन पेयर को जनरली वेस्पर थ्योरी में ऐसे बनाया जाता है टू मेक इट विजिबल कि ये है यहाँ पे। ठीक है ना तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है दैट आर सराउंडिंग नाइट्रोजन एटम वो 4 है। एक ये होगी पहली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये होगी दूसरी, दिस इज द थर्ड वन। ठीक है ना, ये तीनों कैसे हैं? ये बॉन्ड पेयर्स हैं, एंड देन दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? स्टेरिक नंबर इक्वल 4। वाटर में देखिए OH। अब 2 और यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं वाटर के केस में, उनको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कितना स्टेरिक नंबर है? अब खुद गेस करिए। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है वो 4 है, 1 2 3 और 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑक्सीजन को यहाँ पे सराउंड कर रहा है। तो इसमें स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, इन सबको देख के कैन यू गिव अ फॉर्मूला फॉर व्हाट इज स्टेरिक नंबर? ठीक है, एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसका लिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, सराउंडिंग एटम्स जो हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट देम, क्योंकि आप ज्योमेट्री किसके अराउंड डिफाइन करते हो? ओनली अराउंड योर सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के सारे बॉन्ड पेयर सारे लोन पेयर बनाने, सराउंडिंग एटम के लोन पेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उनको बना भी लेंगे लेकिन दैट विल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, तो चीजों को सिंपल रखना चाहिए हमेशा। तो आपका जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने यहाँ पे क्या बना लिए? 2 डबल बॉन्ड्स बना लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी आपका वेस्पर थ्योरी जो है, इट कंसिडर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एज वन थिंग, दैट इज वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी कि ए और ए के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, ए और बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ए और सी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है। वेस्पर थ्योरी ने इसको बोला वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेस्पर थ्योरी ने इसको भी बोला वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेस्पर थ्योरी ने इसको भी बोला वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपकी वेस्पर थ्योरी के लिए एक ही चीज है, विच इज वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे कितने रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? एक रीजन ये हो गया और एक रीजन ये हो गया। सो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा वो 4 नहीं होगा, ये 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वेस्पर थ्योरी ने बताया कि कंसिडर देम एज वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। इन सब को देखने के बाद कैन यू गिव ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टेरिक नंबर? अब फॉर्मूला बनाइए, तब तक मैं रब करता हूं बोर्ड को। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट द फॉर्मूला इज। स्टेरिक नंबर इज सिंपली, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स? 2। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 3।
लेकिन स्टीरिक नंबर कितना है 4, तो हम बोलेंगे ये ए कहां से आ गया, ये लोन पेयर आ गया। तो व्हाट इज स्टीरिक नंबर, इट्स द नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स एंड लोन पेयर, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, दिस इज योर स्टीरिक नंबर। अब आपको अगर बोलेगा कोई PCl3 के लिए बोलो स्टीरिक नंबर क्या है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं 1, या पहले सराउंडिंग एटम्स देखेंगे 1 2 3, लोन पेयर कितना है 1, तो स्टीरिक नंबर कितना हो गया 4, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोलेगा PCl5 के लिए बोलो, PCl5 फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। आपसे पूछेंगे व्हाट इज स्टीरिक नंबर, आप बोलोगे नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 5, तो 5 प्लस लोन पेयर कितना है कोई भी नहीं, फॉस्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 इज इक्वल 5, इसका स्टीरिक नंबर कितना हो गया 5। अगर आपको कोई बोलेगा SF4 का बताओ स्टीरिक नंबर, अगर आपको स्टीरिक नंबर आ गया तो फिर आपको वेस्पर थ्योरी पूरा का पूरा खुद ब खुद आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे आप सीखिए SF4, इसका लिविंग स्ट्रक्चर बनाना, लिविंग स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए टू अप्लाई वेस्पर थ्योरी। तो SF4 का मतलब ये सल्फर हो गया, इसके पास 6 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इसको फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो हम आसानी के साथ गेस कर सकते हैं कि 4 इसने ये बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर होंगे। तो स्टीरिक नंबर कितना होगा 4 plus 1, number of surrounding atoms plus number of lone pairs is equal to 5, that is steric number, ठीक है ना। स्टीरिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, या आप ये भी बोल सकते हो स्टीरिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज रिपेलिंग ईच अदर, स्टीरिक इज जनरली विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है ना। वर्ड स्टीरिक का यूज ही केमिस्ट्री में होता है जब आपको कंसीडर करना होता है रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ पे रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसी को बोलते हैं स्टीरिक नंबर। दो साइंटिस्ट गिलेस्पी और नाइहाउस ने बेस्ड ऑन व्हाट दे सॉ एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बोला जो रिपल्शंस हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच के रिपल्शंस वो एक जैसे नहीं है। आपका जो लोन पेयर है वो मोटा होता है, ठीक है ना, और आपका जो बॉन्ड पेयर होता है वो मोटा नहीं होता। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स आपका लोन पेयर स्पेस में ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है ना। आपका जो ये लोन पेयर होता है वो बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है देखो, लोन फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर वाटर OH and H, इसके पास कितने लोन पेयर हैं 2। अब ये क्वेश्चन है क्या ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर बराबर जगह लेगा, क्या ये स्पेस में बराबर उनका साइज होगा, ठीक है ना। अगर साइज बराबर है फिर उनका रिपल्शन भी बराबर होगा, लेकिन अगर किसी का साइज बड़ा है कोई मोटा है, ठीक है ना, तो फिर उसका रिपल्शन ज्यादा होगा। तो अब देखिए इसको, अगर मैं आपको कहूं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है ना, इसको किसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे इसको ऑक्सीजन का भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वेयर देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग का मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स, ठीक है ना। जब इसके और इसके न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं तभी हम बोलते हैं ये यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करिए अपनी जगह पे एक सिंपल सा एनालॉजी लेते हैं, दुनिया में कोई बच्चा है, ठीक है ना, जिसके 2 पेरेंट्स हैं और वो दोनों पेरेंट्स जो है वो थोड़े से टफ हैं, ठीक है ना, और ये बच्चे को हर दिन का पूछते हैं शाम को कि आज स्कूल पे क्या किया, आज किन दोस्तों के साथ खेलने गए, जो हमने आपको पैसे दिए थे उसको कैसे खर्च किया। तो ये एक बच्चे की कंडीशन है, 2 पेरेंट्स है उसके पास और दोनों पेरेंट्स उसको पूछते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट है। दूसरा एक ऐसा बच्चा है जिसके पास एक ही पेरेंट है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 पेरेंट, आइदर वो बच्चे को ज्यादा पूछता नहीं है या फिर वो फॉर एग्जाम्पल मर चुके, ठीक है ना। तो जब एक ही पेरेंट के कंट्रोल में है तो एक पेरेंट जब उसको कुछ पूछता है, ठीक है ना, तो उतनी डिटेल नहीं पूछेगा जितने 2 पेरेंट्स मिलकर पूछ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं इन 2 में से ज्यादा कौन सा वाला बच्चा है जो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा,
तो ऑब्वियसली जो दो पेरेंट्स के कंट्रोल में है वो बच्चा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, वो ज्यादा नहीं घूमेगा। जबकि जो एक ही के कंट्रोल में है उस पे उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो घूम सकता है ज्यादा, ठीक है ना। इसी तरह आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ये बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियर के कंट्रोल में होता है, तो ये ज्यादा फैलता नहीं है, ज्यादा मोटा नहीं हो जाता। जबकि आपका जो लून पेयर होता है ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। ये लून पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये जो है ये स्पेस में ज्यादा जगह पकड़ता है, ये ज्यादा फैलता है तो ज्यादा रिपल्शन करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं इन दो के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा कि इन दो के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ऑब्वियसली इसके और इसके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, इसके और इसके बीच में कम रिपल्शन होगा, जिसका मतलब हुआ ये दो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे क्योंकि रिपल्शन ज्यादा नहीं है। और लून पेयर्स जो मोटे हैं, ज्यादा जगह पकड़ते हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। यही बताया गिलेस्पी ने, बोला कि रिपल्शन जो है वो सेम नहीं है, लून पेयर और लून पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा है, यानी कि ये वाला रिपल्शन जो है, इफ दिस इज एंगल एक्स, दिस इज मोर देन लून पेयर बॉन्ड पेयर। अगर ये वाला एंगल जो है ये y है, दिस इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है ना। तो दो लून पेयर्स के बीच का रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि दोनों मोटे हैं, दोनों एक दूसरे को ज्यादा धक्का देंगे। लून पेयर बॉन्ड पेयर का थोड़ा इससे कम क्योंकि एक साइड से लून पेयर है, दूसरे साइड से बॉन्ड पेयर है। लास्ट वाली कंडीशन बॉन्ड पेयर बॉन्ड, दो बॉन्ड पेयर्स, उनकी रिस्ट्रिक्टेड जगह होगी, थोड़ी सी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की होगी, उनके बीच का रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर ये वाली कंडीशन है और हमें एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एंगल्स, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इन दो के बीच में, सबसे ज्यादा ये खुलेंगे। देखो अगर रिपल्शन ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इन दो के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, तो एंगल देखो बढ़ेगा कि कम होगा, ये दूर हो जाएंगे, एंगल बढ़ रहा है। अगर रिपल्शन कम है तो नजदीक आएंगे, ठीक है ना, तो एंगल छोटा हो रहा है। जितनी ज्यादा रिपल्शन उतना एंगल बड़ा हो रहा है, समझ रहे हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, greater than y greater than z in case of your water molecule, समझ रहे हो। so the repulsions they do not have the same magnitude। जो बॉन्ड पेयर्स का रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है, जो लून पेयर्स के बीच का रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, राइट। लेट्स मूव अहेड, नाउ लेट्स कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वेस्पर थ्योरी। देखो ये यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये जो बीच में ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो व्हाइट कलर के दो एटम्स आप देख रहे हो दीज आर हाइड्रोजन एटम्स, और ये जो दो मोटे मोटे ग्रुप्स आप देख रहे हो, चीजें यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर लोन पेयर्स। पहली बात जो यहाँ पे समझने की है वो आप देख सकते हो, आपका जो बॉन्ड पेयर है इसने ज्यादा स्पेस नहीं ली है, आपका जो लून पेयर है वो मोटा होता है, इसने ज्यादा स्पेस ली है, ठीक है ना। तो रिपल्शन किसका ज्यादा होगा, लून पेयर्स के बीच का, ये एक दूसरे को बहुत जो है इनका रिपल्शन होगा, और इनको यहाँ पे दबाएंगे, एक दूसरे के नजदीक इनको लाएंगे, समझ रहे हो। नाउ लेट अस सी वन थिंग, देखो एक्सपेरिमेंटली जो स्ट्रक्चर आएगा वो रियल है, वेस्पर थ्योरी फिर प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है ना, उसका जिसका हमें नहीं पता, या फिर जो हमारा रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट से उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेगा, समझ रहे हो। वेस्पर थ्योरी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं देता, एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन देगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर देगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। वेस्पर थ्योरी सिर्फ एक्सप्लेन करेगा। देखिए अब आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसा दिखा, स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो भी टेक्निक्स हैं डिफ्रैक्शन वगैरह के, वो क्या देखते हैं, दे कैन नॉट सी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दे सी न्यूक्लियर, वो एटम्स को देखते हैं, न्यूक्लियर को देखते हैं। तो जब आप इस चीज को कंसिडर करोगे एंड यू अप्लाई फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी टू दिस, व्हाट डू स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या देखेगा, या तो एटम देखेगा या वाइब्रेशन देखेगा, बॉन्ड्स की वाइब्रेशन देखेगा, ठीक है ना। बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, दो, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, दो, तो कितनी चीजें यहाँ पे डिटेक्ट हो सकती है, दो ही चीजें डिटेक्ट हो सकती है, एक तो ये और एक ये। क्या लोन पेयर डिटेक्ट होगा, आंसर इज नो। सो व्हाइल कंसीडरिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जब आप मॉलिक्यूल का शेप कंसीडर करते हो, क्या आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करोगे, आंसर इज नो। लोन पेयर इज नॉट डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। व्हाट इज एक्चुअली डिटेक्टेड,
द एटम्स और द बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, बॉन्ड्स उनका वाइब्रेशन डिटेक्ट होता है, ठीक है ना, आपका एटम डिटेक्ट होता है। जब एटम और बॉन्ड डिटेक्ट होता है तो सिर्फ उन चीजों को हम कंसिडर करेंगे व्हाइल राइटिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ऐसे अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखेंगे ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको टेट्राहेड्रल वाला रिजल्ट देगा? आंसर इज नो। स्पेक्ट्रोस्कोपी विल ओनली सी एटम्स एंड बॉन्ड्स। तो आप इस लोन पेयर्स को बाहर निकालोगे, बाकी जो बचा दैट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऐसा दिखेगा एक्सपेरिमेंटली। दैट मीन्स आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये बेंट है, ये वी शेप्ड है। समझ रहे हो? वी शेप्ड और बेंट इज वन ऑफ द सेम थिंग। समझ रहे हो? दैट मीन्स वेस्पर का जो नेक्स्ट पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि आपका जो शेप है इसमें आप लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें आप सिर्फ क्या कंसिडर करोगे? सराउंडिंग एटम्स को या बॉन्ड पेयर्स को, ठीक है ना। तो वाटर आपका मॉलिक्यूल कैसा है? टोटल एक्चुअल में वाटर ऐसा है, इसका स्टीरिक नंबर 4 है, इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होंगी। जब आप स्टीरिक नंबर देख रहे हो तो आपको हर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से देखिए, जब आप स्टीरिक नंबर देख रहे हो आपको हर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, लेकिन जब आप ज्योमेट्री देख रहे हो तो आपको फिर आपके लोन पेयर्स नहीं देखने। आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, दिस इज 104.5 डिग्री एंड बेंट। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो कैसा शेप है वाटर का? क्या ये टेट्राहेड्रल है? आंसर इज नो। क्यों टेट्राहेड्रल नहीं है? इसमें तो 2 लोन पेयर्स भी हैं, उन सबको मिला के टेट्राहेड्रल हो जाता है। इसलिए क्योंकि आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से आएगा, और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स आपके लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, उसको वो नहीं दिखता, उनको सिर्फ बॉन्ड पेयर्स और एटम्स दिखते हैं, और उनको वाटर बिल्कुल ऐसा दिखेगा, विच इज बेंट। द रियल थिंग इज द एक्सपेरिमेंटल थिंग। जो एक्सपेरिमेंट से आएगा वही चीज सही है, उसी को आप कंसिडर करेंगे। समझ रहे हैं? So this is the final point that we had to discuss about Vesper theory. Now our job is to apply Vesper theory. अब हम Vesper theory को apply करेंगे। Vesper theory को apply करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक सिंपल सा टेबल देखें जो रिलेशनशिप दिखाता है बॉन्ड एंगल्स का और ज्योमेट्री का और स्टीरिक नंबर का। स्टीरिक नंबर ये 2 से स्टार्ट होगा, कम से कम 2 सराउंडिंग एटम्स होने चाहिए तब जाके सेंट्रल एटम होगा। 3, 4, 5, 6, 7। जब स्टीरिक नंबर 2 होगा, व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल? थीटा, यानी कि बॉन्ड एंगल। द बेस्ट बॉन्ड एंगल पॉसिबल इज 180। जैसे कि हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दीज 2 पॉसिबिलिटीज फॉर स्टीरिक नंबर 2, ठीक है ना। सो विच इज अ बेटर पॉसिबिलिटी? जहां पे बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है ना, जहां पे आपके जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो सबसे मैक्सिमम होंगे। सो दिस इज बेटर देन दिस। इसमें रिपल्शन ज्यादा है, आपका अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबल होगा, रिपल्शन मिनिमम होने की वजह से मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दिस इज द ज्योमेट्री व्हेन स्टीरिक नंबर इज 2 एंड व्हाट इज द एंगल हियर? 180 डिग्री। समझ रहे हो? तो स्टीरिक नंबर 2 के लिए बेस्ट एंगल कितना है? 180। और उस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? उस ज्योमेट्री को हम ऑब्वियसली बताते हैं लीनियर। स्टीरिक नंबर 3 के लिए देखते हैं। यहां पे हम 2 पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये कैसे बना कि 2 हमारे पास थे एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विच इज बेस्ट फॉर 2, और तीसरा हमने कहां पे लगा दिया? ऊपर यहां पे लगा दिया। अब एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। इज दिस द बेस्ट पॉसिबिलिटी? उसका आंसर है अगर 90 डिग्री का एंगल सबसे मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है, यानी कि सबसे दूर वाला एंगल है, तो दिस इज बेस्ट। बट लेट अस लुक एट दिस वन आल्सो। दिस इज आल्सो स्टीरिक नंबर 3, ठीक है ना। इसमें कौन सा ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप इनको मिलाओगे यहाँ पे, इसको इसके साथ, इसके साथ, तो आपको एक प्लेन के अंदर एक ट्राइंगल मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो एक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ज्योमेट्री टी शेप्ड है,
ठीक है ना. व्हाट इज दिस लाइक? दिस इज लाइक ए टी शेप ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री. इन दो में से स्टीरिक नंबर 3 के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? यहाँ पे एंगल कितना है? एक एंगल 180 डिग्री और दो एंगल्स 90 डिग्री. यहाँ पे सारे एंगल्स कितने हैं? 120 डिग्री. तो क्या प्रेफर करेगा एक मॉलिक्यूल? 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है ना, या 120 डिग्री वाला एंगल? आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे अगर आपका एंगल 90 डिग्री होता तो नेक्स्ट जो बॉन्ड होता वो यहाँ पे होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा. 120 में आप 30 डिग्री और नीचे जा रहे हो. जब 30 डिग्री दूर जा रहे हो तो आप रिपल्शन को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो. तो ऑब्वियसली टी शेप से आपका जो ट्राइगोनल प्लानर वाला ज्योमेट्री है, देखो टी शेप में ये ऐसे था 90 डिग्री, तो ये वाला और ये वाला आप कंसिडर करिए इसको इसके साथ, ठीक है ना. जब ये ऐसा था तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और जब आपने 120 लगाया तो रिपल्शन कम हो गया. रिपल्शन कम हो गया, ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल हो गया. तो मॉलिक्यूल कहाँ सेटल होता है? जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होंगे. तो फॉर स्टीरिक नंबर 3 द मिनिमम रिपल्शन पॉसिबल इज एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री. यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है ट्राइगोनल प्लानर. एक प्लान के अंदर आपका एक ट्राइगोनल ज्योमेट्री बन जाता है, ठीक है ना. तो इसको हम लिखते हैं फॉर स्टीरिक नंबर 3 थीटा इज 120 डिग्री, ठीक है ना. एक बात याद रखिए कि ये जो हम टेबल बना रहे हैं, दिस इज फॉर रेगुलर ज्योमेट्रीज, मॉलिक्यूल्स विथ रेगुलर ज्योमेट्रीज. रेगुलर ज्योमेट्रीज का मतलब होता है कि इनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर नहीं होता. लोन पेयर जब होगा तो फिर थोड़ा सा एंगल्स चेंज हो जाता है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर. 120, what is the geometry called? Trigonal planar. उसके बाद स्टीरिक नंबर 4. स्टीरिक नंबर 4 के भी हम दो पॉसिबिलिटीज देखेंगे. पहली पॉसिबिलिटी हम ये देख रहे हैं, दिस इज स्टीरिक नंबर 4. 4 सराउंडिंग एटम्स या 4 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के अराउंड कितने एटम्स हैं? 4 हैं. स्टीरिक नंबर क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना. तो नाउ लेट अस सी. जब स्टीरिक नंबर 4 हो गया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री बन रहा है वो स्क्वायर प्लानर बन रहा है, ठीक है ना. यानी कि अगर आप इन सब एटम्स को मिलाओगे, सराउंडिंग एटम्स को, तो एक स्क्वायर बनेगा और एक प्लेन के अंदर वो स्क्वायर बनेगा. दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्क्वायर प्लानर. एंगल आप देख सकते हो, एंगल इज 90 डिग्री. इज 90 डिग्री द बेस्ट पॉसिबल एंगल? आंसर इज नो. लुक एट दिस ज्योमेट्री नाउ. अब आप इस ज्योमेट्री को देखिए. इस ज्योमेट्री में जो हर एक एंगल है, ये वाला एंगल 109.5, ये वाला एंगल 109.5, ये एंगल 109.5, सारे एंगल 109.5. दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो टेट्राहेड्रल बेटर है या फिर स्क्वायर प्लानर बेटर है? दो में से कौन बेटर है? ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल. व्हाई? बिकॉज एंगल इज ग्रेटर. एंगल 109 है, एंगल 90 है. 19 डिग्रीज यहाँ पे बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर है. In comparison to this, it has used the third dimension also. ये 2 डायमेंशनल बन जाता है, ये 3 डायमेंशन में बन जाता है. ये ज्यादा एंगल्स को है दूर कर देता है. जब दूर होंगे आपके एटम्स या आपके बॉन्ड पेयर्स, तो या फिर आपके लोन पेयर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के रीजन जब दूर हो जाते हैं, उनकी रिपल्शन कम हो जाती है, स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है. सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा होगा? एनर्जी में ये नीचे होगा, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी में ये ऊपर होगा. समझ रहे हो? इन दो में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ये इसकी, क्योंकि ये स्टेबल कम है. एनर्जी वाइज ये ऐसे होंगे और स्टेबिलिटी वाइज ये ऐसे हो जाएंगे. समझ रहे हो? तो दिस इज मोर एक्यूरेट फॉर स्टीरिक नंबर 4. दिस कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. इसका जो हर एक एंगल होता है इज हाईली सिमेट्रिकल. अब ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, किसी भी तरीके से रखो, ये 109.5 वाला एंगल आएगा. हर साइड से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो फॉर स्टीरिक नंबर 4 आपका जो बेस्ट ज्योमेट्री है, दैट्स कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, और उसमें जो एंगल्स होते हैं दे आर 109.5 डिग्री. नाउ स्टीरिक नंबर 5 के लिए क्या है बेस्ट? स्टीरिक नंबर 5 के लिए जो बेस्ट ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल. देखो ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है फॉर स्टीरिक नंबर 3. इसके ऊपर एक एटम है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल. यानी कि एक ट्राइगन है, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है, उसके ऊपर एक आपने क्या डाला? पैरामिड डाला. तो नीचे से भी एक पैरामिड ऐड करेंगे तो टोटल कैसा हो जाएगा? अब ये दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है ना. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर स्टीरिक नंबर 5. जब भी आपका स्टीरिक नंबर 5 होगा तो ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल. समझ रहे हो?
इस ट्राइगोनल बाइपैरामीटर में एंगल्स कैसे हैं? तो पहले हम ये दो निकाल देते हैं। तो तीन एंगल तो वही हैं जो ट्राइगोनल प्लेनर में है, 120 डिग्री। इन तीन बॉन्ड्स को बोलते हैं इन योर टीबीपी, ठीक है ना। आपकी जो टीबीपी ज्योमेट्री है उसमें इन तीन बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। और ये जो दो वाले बॉन्ड्स हैं जो एट 90 डिग्री है विथ रेस्पेक्ट टू योर इक्विटोरियल बॉन्ड्स, उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इस एटम को बोलेंगे ये इक्विटोरियली प्लेस्ड है, इक्विटोरियल एटम, इक्विटोरियल एटम, एक्सियल एटम, एक्सियल एटम, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड, और यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। समझ रहे हो? तो इक्विटोरियल को कौन डिफाइन यहाँ पे करता है? 120 डिग्री। अगर आप ऐसे रखोगे, ठीक है ना, तो क्या ये एक्सियल हो गया? आंसर इज नो। आपको देखना है कि ये देखो, ये और ये अभी भी कैसा एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ? 120 डिग्री। तो ये कैसा हो गया? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। ये और ये जो दो चीजें यहाँ पे हैं, दीज आर लाइक टू पायरामिड्स। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं विथ योर इक्विटोरियल, ठीक है ना। तो इनका एंगल कैसा है? 90 डिग्री। ये कौन से वाले हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल कौन सा एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं? 120 डिग्री। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से समझ आए तो ठीक, अगर नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लीजिए और फिर से देखिए कि मैंने क्या बताया, ठीक है ना। लेट्स राइट इट। तो इसके लिए दो एंगल्स होते हैं, थीटा इक्विटोरियल। इक्विटोरियल में कितना एंगल बना? 120 डिग्री। और थीटा एक्सियल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और आपका ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, टीबीपी। अब आपका जो है स्टेटिक नंबर 6, स्टेटिक नंबर 6 के लिए जो बेस्ट ज्योमेट्री पॉसिबल है दैट इज दिस। इस ज्योमेट्री को क्या बोल सकते हैं? इसके दो नाम है ऑब्वियसली। एक्सक्यूज मी। देखो पहले हम स्टेटिक नंबर 4 के लिए ये स्टेटिक नंबर 4 के लिए बेस्ट नहीं है, उसके लिए टेट्राहेड्रल है, वो हम देख चुके हैं। इसको आप देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो पांचवा यहां से जब ऐसी कंडीशन होगी आप इसको बोलोगे स्क्वायर पैरामिडल, क्योंकि एक पैरामिड आ गया। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसको आप बोलोगे स्क्वायर बाइपैरामिडल। इसका बेटर नाम जो है वो है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब होता है 8, हिड्रा का मतलब होता है प्लेनर फेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्लेन कंसिडर करो, ट्रायंगुलर प्लेन। एक ट्रायंगल कंसिडर करो आप, मेरे हाथ में एक ट्रायंगल है और ये देखो 1 2 3, इन तीन एटम्स को मिलाया मैंने तो एक फेस बन गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। इन तीन एटम्स को मिला के तो वो हो गया एक प्लेनर फेस, ठीक है ना। अब इनको मिलाएंगे यहाँ पे हो गया 2, ठीक है ना। तो ये 2 आ चुके हैं, यहाँ पे एक प्लेनर फेस, यहाँ पे एक प्लेनर फेस, ये वाला तीसरा प्लेनर फेस और ये वाला चौथा प्लेनर फेस। तो ऊपर वाले हम देख रहे हैं, ऊपर से कितने प्लेनर ट्रायंगुलर फेसेस बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन स्पेस, आपको ऐसे इसको समझना है। और आपको नीचे से कितने बनेंगे? ऑब्वियसली वही 4। तो टोटल कितने प्लेनर फेस बने? 8। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इस ज्योमेट्री का दूसरा और बेहतर नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री दैट यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है ना, इन केस ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। तो फॉर स्टेटिक नंबर 6 ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट ज्योमेट्री दैट इज पॉसिबल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? स्क्वायर बाइपैरामिडल। इसका बेहतर नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। सो दिस इज ट्रू फॉर स्टेटिक नंबर 6। इज दैट राइट? ओके। एक और कंफ्यूजन हो जाता है आपके ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ पे कई लोग आपको या बुक्स पे लिखा है कि दीज बॉन्ड्स, ये वाले बॉन्ड्स हैं, दीज आर इक्विटोरियल, और ये जो 2 मैंने पैरामिड बनाए दीज आर एक्सियल। उसका आंसर है दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई दिस इज नॉट ट्रू? क्योंकि अभी मैं अगर ऐसे इसको करूंगा, यहाँ पे 2 एंगल्स तो डिफाइंड ही नहीं है। जब 2 एंगल्स डिफाइंड होंगे तब जाके 2 किस्म के बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ पे एक ही एंगल डिफाइंड है, चाहे आप ये वाला एंगल देखो तो 90 डिग्री है, चाहे आप ये वाला एंगल देखो तो 90 डिग्री है। तो दिस इज एज मच एक्सियल एज मच इक्विटोरियल इट इज। तो यहाँ पे कोई एक्सियल नहीं है, कोई इक्विटोरियल नहीं है, हर एक बॉन्ड बराबर है, हर एक एंगल बराबर है, ठीक है ना। दिस इज अ हाईली सिमेट्रिक ज्योमेट्री, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, एवरी बॉन्ड इज you can call it equatorial bond, you can call it axial bond, you should not call actually any one of them। ना ये इक्विटोरियल है ना एक्सियल है, ये बस बॉन्ड्स हैं। समझ रहे हो? सबके सब बॉन्ड्स बराबर हैं, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं। सो फॉर स्टेटिक नंबर 6 आपका जो थीटा है
दैट्स 90 डिग्री। आपकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम है स्क्वायर बाइपैरामीडल। देखो अभी आपने एक ज्योमेट्री देखा विच इज कॉल्ड एज व्हाट इज दिस? यस, इट्स टेट्राहेड्रल। देखो क्यों टेट्राहेड्रल है, आप इसको देखो, कितना ट्रायंगुलर फेस हो गया? एक। कितना ट्रायंगुलर फेस हो गया? दो। और कितना ट्रायंगुलर फेस हो गया? तीन। तो तीन तो आपको सीधे दिख रहे हैं, नीचे से भी एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, ठीक है ना? तो इसमें टोटल ट्रायंगुलर फेस कितने बन रहे हैं? चार। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना? फोर प्लैनर फेसेस एंड प्लैनर इन दिस केस इज ट्रायंगुलर, ठीक है ना? दिस इज फॉर स्टेटिक नंबर 7। स्टेटिक नंबर 7 के लिए आपके पास जो है, जो ज्योमेट्री बनती है, दैट इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाइपैरामिडल, जो कुछ ऐसे होता है। This is seen in IF7. Whether this is your eye. आपके इक्वेटोरियल में 5 बॉन्ड्स होते हैं, एफ 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 एफ, यानी कि एक प्लेन के अंदर आपके पास एक पेंटागन बनता है, और फिर इस पेंटागन के ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड्स होते हैं। दिस कॉल्ड एज पेंटागोनल बाइपैरामिडल। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 5, 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री। ये कौन सा वाला है? ये इक्वेटोरियल है। और एक्सियल ऑब्वियसली इसके ऊपर जो बॉन्ड होगा 90 डिग्री में होगा, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कि आपका जो पेंटागोनल बाइपैरामिडल है, इसका स्टेटिक नंबर 7 है। 1 2 3 4 5, फिर छठा ऊपर से, सातवां नीचे से। तो जो इक्वेटोरियल में है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 72 डिग्री, ठीक है ना? और एक्सियल वाला जो है, ये कौन सा एंगल बनाएगा सब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ? 90 डिग्री। ये इक्वेटोरियल टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं? 5 होते हैं। 1 2, तीसरा इधर होगा एट 72 डिग्री, चौथा होगा एट अनदर 72 डिग्री, पांचवा होगा एट अनदर 72 डिग्री। इस तरह से आपका बनेगा पेंटागोनल बाइपैरामिडल। इसमें भी 2 बॉन्ड एंगल्स होंगे, थीटा इक्वेटोरियल इक्वल टू 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स डिफाइंड है, इसलिए आप बोलोगे इसमें 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होंगे, आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड और आपके एक्सियल बॉन्ड्स। थीटा एक्सियल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना? यहाँ पे आप देखिए थीटा इक्वेटोरियल 120, यानी कि अगर इस केस में आपका लून पेयर होगा एक, ठीक है ना? टीबीपी 5 स्टेटिक नंबर में से एक स्टेटिक नंबर लून पेयर की वजह से आ रहा है, तो वो कौन सी जगह पकड़ेगा? जिसमें ज्यादा स्पेस होगा, यानी कि वो इक्वेटोरियल जगह पकड़ेगा, क्योंकि एंगल कितना है? 120। अगर इस केस में लून पेयर होगा तो क्या वो इक्वेटोरियल लेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। व्हाई? बिकॉज एंगल इज जस्ट 72 डिग्री। वो कौन सी जगह लेगा? एक्सियल पोजीशन लेगा, ठीक है ना? तो दिस इज द टेबल। पहले आप इस टेबल को बनाइए, इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको याद रखिए, उसके बाद हम आसानी के साथ, आप मॉलिक्यूल बताते रहेंगे, हम उसका ज्योमेट्री निकालते रहेंगे बहुत ही आसानी के साथ। नाउ लेट्स कम टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी कि अब हम वेस्पर थ्योरी को अपने मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं, उनका ज्योमेट्री एक्सप्लेन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मॉलिक्यूल्स पे इसको अप्लाई करना, आई मस्ट टेल यू दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है ना? पॉलीएटॉमिक आयंस पे भी आपका वेस्पर थ्योरी बहुत ही अच्छे से काम करता है। वो 2 किस्म के होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, यानी कि इनमें लोन पेयर कितने होते हैं? कोई भी नहीं, और मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। तो ये 2 किस्म के आपके मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यहां पे आपका इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, हमें 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जो आता है स्टेटिक नंबर से, यानी कि स्टेटिक नंबर अगर 5 है तो ट्रायगोनल बाइपैरामिडल, स्टेटिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, स्टेटिक नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटली कैसा आएगा, ठीक है ना? तो ये कहां से आता है? स्टेटिक नंबर माइनस लोन पेयर्स, क्योंकि आपके लोन पेयर्स आपके एक्सपेरिमेंट टेक्निक से डिटेक्ट नहीं होते।
फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए छोटी सी हम एग्जाम्पल देंगे। आपका वाटर है, वाटर का लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक लोन पेयर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? स्टेरिक नंबर इसका हो गया 4। जब स्टेरिक नंबर 4 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। लेकिन अब हम दूसरा एक वर्ड इसमें ऐड करने वाले हैं विच इज डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है एंगल रेगुलर नहीं है, एंगल डिस्टॉर्टेड है। देखो अभी जब हमने टेबल बनाया तो हमने कुछ एंगल्स देखे, जैसे कि 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है ना। ये कुछ एंगल्स हमने वहां पे देखे। तो ये वाले एंगल्स को बोलते हैं रेगुलर एंगल्स। अगर हम एक्सपेक्ट करते थे 109.5 लेकिन एंगल आया 108 या 107 या 104.5 डिग्रीज, ठीक है ना, तो इस एंगल को बोलेंगे डिस्टॉर्टेड एंगल। और जिस मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्टेड एंगल होगा उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे इसको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, अभी हमने देखा लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। तो इस दिस एंगल 100, देखो यहाँ पे स्ट्रिक नंबर 4 है। अगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है तो एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। लेकिन एक्चुअली एंगल एक्सपेरिमेंटली कितना आया? 104.45 डिग्री या फिर सिंपली 104.5 डिग्री। तो ये एंगल डिस्टॉर्टेड एंगल है कि नहीं है? आंसर इज यस। तो जब डिस्टॉर्टेड एंगल है, डिस्टॉर्टेड क्यों है? क्योंकि ये रेगुलर एंगल से कम हो गया है। रेगुलर एंगल कितना था? 109.5। एक्चुअली एंगल 109.5 होना चाहिए लेकिन कम हो गया, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई। ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई तो आप कह सकते हो दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। शेप अगर इस मॉलिक्यूल का आपको बताना है तो आप बोलोगे स्टीरिक नंबर कितना है? 4। लोन पेयर कितने हैं? 2। 4 - 2 इज 2, ठीक है ना। अब आपको लीनियर नहीं बताना, आपको देखना है कि क्या करना, क्या है आपको लोन पेयर्स को हटाना है। यानी कि जब आपका स्टीरिक नंबर 4 आया तो बनाओगे स्टीरिक नंबर 4, उनमें से किसको हटाना है? लोन पेयर्स को। ये 2 नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर बनाना है। ये आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो गया जिसका दूसरा नाम है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल कितना है? बेंट, या जिसको हम बोलते हैं वी शेप्ड। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वाटर का क्या है? इट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक ये कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल स्टीरिक नंबर 4 का हम एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं। मीथेन, ये आपका मीथेन हो गया। इसका स्टीरिक नंबर कितना हो गया? 4। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? आंसर इज नो। जब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो आप बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री स्टिक नंबर 4 की वजह से आएगा, आप बोलोगे टेट्राहेड्रल। कोई लोन पेयर नहीं है तो कैसा टेट्राहेड्रल होगा? रेगुलर टेट्राहेड्रल। उसका मतलब क्या हुआ? हर एक एंगल होगा 109.5 डिग्री। इसका ज्योमेट्रिकल सॉरी इसका शेप कैसा होगा? या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप इसमें जो है वो भी टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे स्टीरिक नंबर -0। तो जो आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा वो वही होगा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि आपको 2 तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पे जूझना है। एक वो मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर्स हैं, एक वो मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। ओनली बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर नहीं है, जैसे कि मीथेन। ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर होती है, रेगुलर ज्योमेट्री, यानी कि रेगुलर एंगल्स होंगे। और दूसरी खास बात, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा दैट विल बी सेम एज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का दूसरा नाम शेप, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होगा क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है ना। जब दोनों होंगे, बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा,
जैसे वाटर का केस है, इस केस में भी दो बातें याद रखनी है आपको। पहला, क्या रेगुलर ज्योमेट्री होगा? आंसर इज नो। तो कौन सी ज्योमेट्री होती है? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री का मतलब क्या है दुनिया में? एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके एंगल्स रेगुलर एंगल्स से डिफरेंट होंगे, डिस्टॉर्ट हुए होंगे, ठीक है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा दैट विल नॉट बी सेम एज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसमें जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री निकलेगा वो कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री माइनस लोन पेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में से लोन पेयर्स बाहर निकालने, एक्चुअल ज्योमेट्री आ जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मॉलिक्यूल, व्हाट इज द स्टीरिक नंबर 4, दिस इज मीथेन, ठीक है ना। और सारे के सारे एंगल्स कैसे होंगे? 109.5। ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या है? रेगुलर टेट्राहेड्रल। इसमें जो मॉलिक्यूलर शेप है या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी रेगुलर टेट्राहेड्रल। इसके कंपैरिजन में अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, ठीक है ना, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि एक वाला बॉन्ड पेयर जो है उसकी जगह पे यहाँ पे लोन पेयर आ गया। यू कैन सी ये बॉन्ड पेयर जो है हमने हटा दिया ये वाला, और वहां पे क्या लगा दिया? यहाँ पे मीथेन के केस में बॉन्ड पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया। लोन पेयर के दो असर होंगे। पहला असर, ये ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करेगा। जब लोन पेयर आएगा मोटा होता है तो एंगल्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा। अभी तक 109.5 था, अब ये जब डिस्टॉर्ट करेगा तो इनको धक्का देगा, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एंगल कम हो जाएगा। कितना कम? 104.5 डिग्री। सॉरी, इन केस दिस इज अमोनिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 107 डिग्री। तो ये एंगल को कम करेगा। तो ज्योमेट्री कैसा हो गया? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। जब ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो गया तो इसका, मैं पहले आपसे पूछ सकता हूं कि इसका ज्योमेट्री क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो आप बोलोगे स्टीरिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। मैं पूछूंगा रेगुलर और डिस्टॉर्टेड, आप बोलोगे क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है तो ये डिस्टॉर्टेड हो गया। फिर मैं पूछूंगा क्या इसका शेप भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है? आप बोलोगे नहीं, आपका जो शेप है इसका वो उसमें आपका लोन पेयर डिटेक्ट नहीं होगा। अब लोन पेयर को बाहर निकालोगे, लोन पेयर को बाहर निकालने के बाद ये शेप बचता है। आपसे मैं पूछूंगा ये कौन सा शेप है, तो आप इसको अच्छे से देखोगे और बोलोगे दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अगर ये सारे एटम्स, ये ब्लैक वाला फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और तीनों हाइड्रोजन एटम्स एक ही प्लेन में होते तो हम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल होता है 120। लेकिन ये नाइट्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन थोड़ा नीचे है, ये एक पैरामिड बन रहा है। इस पैरामिड में का शेप कैसा आ रहा है? ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसमें जो फेसेस आ रहे हैं वो ट्रायंगुलर फेसेस आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। तो इसमें आप ये बात भी याद रख सकते हो, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में से अगर एक लोन पेयर है, ठीक है ना, तो जब उस लोन पेयर को बाहर निकालेंगे तो जो ज्योमेट्री बचता है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल, जस्ट लाइक अमोनिया, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं सिंपली कि आप इन दो ज्योमेट्रीज को देखिए और ये बताइए क्या ये दोनों रेगुलर मॉलिक्यूल्स हैं कि इनमें से दोनों में से कोई एक डिस्टॉर्टेड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे जो एंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं। ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है, इसमें एंगल्स होंगे 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको बोलते हैं टीबीपी ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा है? वो भी टीबीपी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा है? टीबीपी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल टीबीपी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टीबीपी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। ये रेगुलर है कि डिस्टॉर्टेड? रेगुलर। फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा, तो इसमें आपको दो लोन पेयर दिख रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा ये रेगुलर ज्योमेट्री है कि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, तो आप बोलोगे ये डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल रेगुलर नहीं होंगे। मैं बोलूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, आप बोलोगे डिस्टॉर्टेड टीबीपी, ठीक है ना। मैं बोलूंगा शेप क्या है, क्या शेप भी डिस्टॉर्टेड टीबीपी है? आप बोलोगे नहीं, इसका शेप निकालने के लिए इसके लोन पेयर्स को निकालना पड़ेगा। जब लोन पेयर्स को निकालना पड़ेगा तो जो शेप बचा वो ये होगा, ठीक है ना। ये वाला शेप को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज योर टी शेप, ठीक है ना। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टीबीपी होगा लेकिन उसमें से दो लोन पेयर्स होंगे, तो वहां पे जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बचता है
या मॉलिकुलर ज्योमेट्री बचता है, दैट इज टी शेप्ड. दैट्स इट फॉर योर फर्स्ट लेक्चर. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, कि हम अब मॉलिक्यूल्स रखोगे सामने और उन मॉलिक्यूल्स को बहुत ही आसानी के साथ हम उनकी ज्योमेट्री बताएंगे, उनकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करेंगे. राइट, ऑल द बेस्ट.